कभी कभी हमारे बारे में बुरा बोला जा रहा है, इसका मतलब आप एक अच्छी लेवल पे जा रहे हो। मैंने एमएससी बायोटेक कंप्लीट किया है। एमएससी बायोटेक से मैंने अपना लाइफ का स्टार्टिंग जो भी रहा, एजुकेशन करते वक्त बहुत सारे हर्डल्स आए। छोटी बच्चे को देख के कॉलेज करना, जहाँ पे मेरे लाइफ की कोर्ट मैटर्स एंड ऑल थिंग्स स्टार्ट हो गए थे, जिसकी वजह से मुझे वो सब छोड़ना पड़ा। जो एजुकेशन के लिए मैं फाइट कर रही थी, फिर से मैंने जीरो से स्टार्ट किया। और मेरा जीरो स्टार्ट हुआ उद्योग वर्धिनी से। जब मैं चाणक्य सर को मिली, उस टाइम में बोलते ना गांव की लड़की जो था, बिल्कुल वही एक माहौल था। कुछ समझ नहीं था, कोई कॉन्फिडेंस देने को नहीं था कि चल मैं तेरा हाथ पकड़ के चल मैं तेरे साथ हूँ। वो जो इंसिडेंट लाइफ का था मेरे लाइफ में कुछ ऐसे भी इंसिडेंट हुए थे जिसकी वजह से मैं थोड़ा डिप्रेस थी। तो मैंने जब चाणक्य सर से डिस्कशन किया था कि ऐसी चीजें हुई है, अभी मैं इसमें से कैसे बाहर पड़ सकती हूँ, तब मुझे उन्होंने एग्जाम्पल दिया था सिंधुताई सपकाल का। सो ये पॉडकास्ट में आगे जाने से पहले आप उद्योग वर्धिनी के ये चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। धंधे की बात ये सीरीज में आपको अलग अलग बिजनेस अपॉर्चुनिटीज के बारे में नॉलेज मिलेगा। वो धंधा कैसे बनाना है, तो उसके लिए जो भी चीजें टेक्निकल इंडस्ट्री इनसाइट्स है उसका हम नॉलेज देंगे। एंड जिन्होंने धंधा बनाया है वो सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स की हम कहानी भी सुनेंगे। इस धंधे की बात सीरीज से आप एक सक्सेसफुल धंधा बना सकते हो, एंटरप्रेन्योर बन सकते हो, एंड आपके मन में जो भी क्वेश्चंस है बिजनेस के बारे में, ये सारे डाउट्स सॉल्व कर सकते हो। थैंक यू। नमस्ते। आज हमारे साथ धंधे की बात के सीरीज में हमारे साथ जुड़ी है योगिता जगदाने, जो है एक फाइनेंशियल कंसल्टेंट। आज नांदगांव जैसे छोटे से गांव से आज वो पूरे अक्रॉस द वर्ल्ड टूर करते हैं, अलग अलग काम से वो जाते हैं। एंड आज बहुत बड़ा पोर्टफोलियो उन्होंने बनाया है। आज 10 करोड़ से ज्यादा उनका फाइनेंशियल उनका इंश्योरेंस का पोर्टफोलियो बना है। तो इनका जर्नी जानेंगे, उन्होंने कैसे शुरू किया, एक गांव से वो कैसे लेवल तक आए। एंड हम अलॉन्ग विद हम इंश्योरेंस इंडस्ट्री समझेंगे कि इस इंडस्ट्री में क्या बिजनेस अपॉर्चुनिटीज है, इसमें आप कैसे बिजनेस शुरू कर सकते हो, कौन से लेवल से कर सकते हो, आपका क्या बैकग्राउंड होना चाहिए। ये सारी चीजें आज हम योगिता मैम से डिस्कस करेंगे। सो वेलकम योगिता धंधे की बात के एपिसोड में। सो आपकी जर्नी से हम शुरुआत करेंगे। आपका जर्नी एक छोटे से गांव से, नांदगांव से शुरू हुआ है, जो महाराष्ट्र में बेस्ड है। तो नांदगांव से आप आज अगर आप शहर में आप आ रहे हो, शहर में बिजनेस कर रहे हो, एंड आपके कुछ क्लाइंट गांव से भी है, कुछ सिटी से भी है, तो आप सबसे पहले तो एक गांव की लड़की का क्या माइंडसेट होता है, वहां से शुरुआत कीजिए कि कैसे वो माइंडसेट होता है, और ये बिजनेस में आने से पहले क्या 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 चीजें वो फेस करते हैं, ये जरा बताइए। डेफिनेटली है, जैसे आपने बोला कि गांव का माइंडसेट, दिस इज द मेजर वर्ड एक्चुअली। क्या होता है ना, ये गांव से रिलेट नहीं करती हूँ मैं, बल्कि ये शहर में भी होता है और सोसाइटी भी वैसी होती है। कोई फीमेल अगर बाहर काम करने जा रही है तो उसको देखने का नजरिया भी अलग लोगों का होता है। और सबसे इम्पोर्टेंट, अगर कोई सक्सेसफुल फीमेल रही तो और उसके लिए और डिफिकल्ट होता है उस फेज को मेंटेन करने का, इवन उस सोसाइटी को फेस करने के लिए। मेरे साथ यही चीज़ें हुई लास्ट कुछ दिनों में। मैंने बहुत फेस भी किया, बट हाँ, मैंने उससे एक चीज़ सीखी कि वो लोग जो है, जो आपको नीचे खींचने की कोशिश करते हैं या फिर आपको शायद आगे, क्योंकि उनके पास वो काबिलियत नहीं होती है, तभी तो वो कहीं तो भी जल रहे हैं। इसलिए तो बोलते ना, कभी कभी हमारे बारे में बुरा बोला जा रहा है, इसका मतलब आप एक अच्छी लेवल पे जा रहे हो, किसी का मतलब यही होता है, ऐसा मुझे लगा। क्योंकि जो मेरे मेंटर्स जिन्होंने भी मुझे सिखाया, समझाया, तो मैंने वही समझा और मैंने अपने आप को हमेशा मोटिवेट भी रखा। और सबसे डिफिकल्ट कि विलेज मेंटालिटी बहुत खराब होती है। विलेज, जैसे मैं जिस गांव से हूँ ना, वो बहुत छोटा सा गांव है। लोगों को ऐसा है कि इवन कपड़े कैसे पहन के चल रहे हैं, यहाँ से स्टार्ट है। मतलब आप सोच सकते हो कि वो कितना नीचे गिर सकती है वो चीजें। तो सोसाइटी ऐसी है, शायद मैंने जैसे बोला कि डिफरेंट होता है कि गांव में और शहर में। शायद शहर का एंगल लोगों का देखने का थोड़ा अलग होगा, गांव का अलग होगा, बट हमें लोगों के बारे में नहीं सोचना चाहिए। हमें हमारे ऊपर फोकस करना चाहिए कि हम क्या अच्छा कर सकते हैं
Correct. मैं तो हमेशा ये ध्यान रखती हूँ कि हम दुनिया के नज़र में क्या, उससे अच्छा हम अपनी नज़र में क्या है। अगर हमने उसके ऊपर फोकस किया तो लाइफ में शायद मुझे ऐसा लगता है कि आपसे अच्छा और बेटर पर्सन कोई नहीं हो सकता। Correct. तो आपने आपकी नजर में कौन से टाइम पे आपने शुरू किया कि आपको लगा कि चलो हाँ मैं भी बिजनेस कर सकती हूँ, मैं भी कुछ अपना करियर बना सकती हूँ, तो ऐसा कौन से एज से आपने शुरू किया और ऐसा क्या मोमेंट था कि जब आपको लगा कि मैंने आना चाहिए बिजनेस में? बहुत सारी स्टोरीज से मैंने सीखा, बहुत सारे लोगों को देखा। जब मैं 16 एज की थी ओके. तो दिस इज शॉकिंग थिंग एक्चुअली, आई गॉट मैरिज दैट एज ऑफ 16। अच्छा. बहुत अर्ली मैरिज रहा और somehow कुछ दिनों के बाद, कुछ इंसिडेंट्स के बाद मुझे एज अ सिंगल पेरेंट्स करके रहना पड़ा और वो डिफिकल्ट रहा मेरे लिए, उस फेज को हैंडल करना और उस चीज़ को मेंटेन करके, और इवन सबसे इम्पोर्टेंट मेरी खुद की फैमिली को भी उसमें से मोटिवेटेड रखना और नॉर्मल रखना, क्योंकि एक सिंगल पेरेंट्स और एक गांव की लड़की ऊपर से ओके. वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, उसको सस्टेन करना। इवन लोगों की इमोशन जो अटैक करते हैं वो बहुत डिफिकल्ट होता है उस टाइम पे, और वो बहुत पेनफुल रहा, पर उससे भी हम लोग बहुत कुछ सीखे। उसके बाद मैंने मेरा एजुकेशन कंप्लीट किया। कुछ टाइम जैसे मैंने बोला कि हमारी लास्ट वीडियोस भी हुई थी जिसमें हमने डिस्कशन किया था, मेरी पूरी होल स्टोरी भी बताई थी, बट मैं थोड़ा शॉर्ट में बताऊंगी इस चीज़ को कि मैंने एमएससी बायोटेक कंप्लीट किया है। एमएससी बायोटेक से मैंने अपना लाइफ का स्टार्टिंग जो भी रहा, एजुकेशन करते वक्त बहुत सारे हर्डल्स आए। छोटी बच्ची थी, बच्ची को देख के कॉलेज करना, इवन नांदगांव से नासिक अप डाउन करके मेरा कॉलेज कंप्लीट करना। सुबह की 6 बजे की ट्रेन पकड़ो, शाम के 6 बजे तक की ट्रेन से वापस जाना है, बस रात को सोने तक घर पे जाओ, वापस उठो, वापस आओ। अच्छा. तो ये जर्नी चालू रहा। एमएससी कैसे तो भी कंप्लीट किया मैंने, रोते रोते कंप्लीट किया। उसके बाद समझ में आया कि चलो भाई इसके बाद क्या करना है, कुछ किसी को पता नहीं होता है, बस पढ़ना है, पढ़ रहे आगे का डेस्टिनेशन, एंड डेस्टिनेशन क्या होगा ये तो किसी को नहीं पता है, है ना। सिर्फ मेरे साथ भी हो रहा था। मैंने अपनी पढ़ाई जो भी करना था हर चीज़ डेडिकेशन के साथ स्टार्ट किया। उसके बाद मुझे पता चला कि आपको एमएससी करने के बाद नीट की प्रिपरेशन देनी होती है, नीट का एग्ज़ाम देना होता है, जो आपको जीआरएफ और एलएस के लिए जो आप लेक्चरशिप कर सकते हो, इधर आप जूनियर रिसर्च फॉलोशिप ले सकते हो उस फील्ड के अंदर। फिर मैंने मेरा एग्ज़ाम भी दिया, मैं उसमें से क्वालिफाई हो गई। फिर मैं एनसेल में थी, नेशनल केमिकल लैबोरेटरी जो पुणे के अंदर है, वहाँ पर मैंने अपना जर्नी स्टार्ट किया। बट समहाउ जब मैंने पीएचडी स्टार्ट किया था उस फेज के अंदर ही मेरे लाइफ का एक सेकंड ड्रॉबैक आया, जहाँ पे मेरी लाइफ की कोर्ट मैटर्स एंड ऑल थिंग्स स्टार्ट हो गए थे, जिसकी वजह से मुझे वो सब छोड़ना पड़ा और मैंने अपनी लाइफ की एक नई शुरुआत की। मतलब आप सोचो कि जो एजुकेशन के लिए मैं फाइट कर रही थी, फिर से मैंने जीरो से स्टार्ट किया। और मेरा जीरो स्टार्ट हुआ उद्योगवर्धिनी से। और जब मैं चाणक्य सर को मिली, उस टाइम में बोलते ना गांव की लड़की जो था, बिल्कुल वही एक माहौल था, कुछ समझ नहीं था, कोई कॉन्फिडेंस देने को नहीं था कि चल मैं तेरा हाथ पकड़ के चल तो चल मैं तेरे साथ हूँ, होता है ना वैसे, वो भी बहुत ज़रूरी होता है। तो वो जो इंसिडेंट लाइफ का था मेरे लाइफ में कुछ ऐसे भी इंसिडेंट हुए थे जिसकी वजह से मैं थोड़ा डिप्रेस थी। तो मैंने जब चाणक्य सर से डिस्कशन किया था कि ऐसी ऐसी चीज़ें हुई है, अभी मैं इसमें से कैसे बाहर पढ़ सकती हूँ, तब मुझे उन्होंने एग्जाम्पल दिया था सिंधुताई सपकाल का। दैट टाइम आई वॉज लाइक, मैंने जब उनका वीडियो देखा सिंधुताई का कि उन्होंने कैसा जर्नी स्टार्ट किया, उनकी लाइफ कितनी डिफिकल्ट रही, फिर जब मैंने उनका वीडियो देखा तो फिर मैंने सोचा अरे मेरी लाइफ में तो कुछ भी नहीं हुआ है। तो मैं ऐसे ही परेशान हो रही हूँ, लोगों के लाइफ में इससे भी डिफिकल्ट फेजेस है, फिर वो अपनी लाइफ को किस तरह से ग्रो कर रहे हैं। तो वहाँ से एक मोटिवेशन स्टार्ट हुआ। फिर मैंने कुछ चीज़ें ऐसी समझी कि हमें लोगों को लाइफ में फॉरगिव करना भी आना चाहिए, क्योंकि अगर हम उनका बोझ, उनके वो जो बैगेज होते हैं, तो अगर हम लेके चलेंगे तो शायद हम आगे का एक नेक्स्ट स्टेप भी नहीं लगा पाएंगे, मतलब चल नहीं पाएंगे। तो फिर वो एक थॉट जब मैं सीखने लगी, मैंने अपनी लाइफ में अगर सबसे बड़ा कुछ किया होगा तो मैंने ट्रेनिंग के ऊपर बहुत खर्चा किया। बहुत ट्रेनिंग, जैसे अभी रिसेंटली मैंने रॉबिन शर्मा जो है, जो टोरंटो में रहते हैं, उनका भी जो मंक सोल्ड इज फरारी जो है उनका, इवन 5am क्लब्स वगैरह, ऐसे मेंटर्स है जिनके मैंने वीडियोस भी देखे, बहुत सारे ट्रेनिंग्स भी अटेंड करने। आज भी मुझे ऐसे कभी ट्रेनिंग्स कुछ आता है तो मैं इमीडिएट जाना चाहती हूँ, क्योंकि
शायद मुझे वर्ल्ड टूर घूमना अच्छा नहीं लगेगा। अगर मुझे कोई बोलेगा योगिता ट्रेनिंग और आपको घूमने में से दोनों से क्या अच्छा लगेगा, तो आई एम डेफिनेटली चॉइस टू ट्रेनिंग, कि मैं ट्रेनिंग करना चाहूँगी। ये सब इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मुझे ये समझ में आया कि अगर जितना हम हमारी लर्निंग के ऊपर फोकस करेंगे, जितना हम अपने आप को पॉलिश करने के ऊपर फोकस करेंगे, तो हम बेटर देन बेटर बनते जाएंगे। क्योंकि डे बाय डे बेटर तभी बनोगे जब हम अपने आप को एक अच्छा पर्सन बना सकते हैं। राइट। और जो आज मैं कर रही हूँ उसके पीछे सिंपल थॉट है मेरा, आपकी प्रिपरेशन होनी चाहिए, आप जो काम कर रहे हो उसका राइट इंटेंट होना चाहिए, आप जो भी अप्रोच कर रहे हो, जो भी चीज़ें हैं उसका राइट अप्रोच होना बहुत ज़रूरी है, और उससे रिलेटेड आपका डिटेलिंग नॉलेज होना चाहिए। राइट। अगर आपको डिटेल नॉलेज, अगर आपका राइट इंटेंट और ये चीज़ें अगर प्रॉपर नहीं रही तो डेफिनेटली आप जो चाहते हो नहीं हो सकता। तो कोई भी फील्ड के अंदर ये तीनों चीज़ें अगर बेटर रहेगी तो मुझे लगता है कि कोई पर्सन ऐसा नहीं है जिसको मतलब लाइफ में आगे बढ़ने के लिए कोई रोक सकता है। सो काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। मतलब आपका बेबी भी हो गया था एंड आपने एजुकेशन भी स्टॉप किया। सो बहुत से लोग तो इस सिचुएशन में ही डर जाएंगे और पीछे हट जाएंगे, बट फिर भी आपने डिसाइड किया कि कुछ बिजनेस शुरू करना है एंड खुद का करियर खुद के दम पे खड़ा रहना है। जॉब डाउन किया, वो भी काफी डिफिकल्ट था, बट अभी नेक्स्ट मुझे ये जानना है कि अपॉर्चुनिटीज तो बहुत है, राइट? अभी आप बहुत से सेक्टर है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है या फीमेल ओरिएंटेड भी, और भी ऐसे अपॉर्चुनिटीज होती है कि आप सर्विस सेक्टर में जाओ। आपको तो जॉब के लिए भी अपॉर्चुनिटीज आई होगी, तो फिर भी आपने एक ये सेक्टर कैसे डिसाइड किया? कोई भी फाइनेंशियल सेक्टर आप जैसे काम कर रहे हो, तो ये सेक्टर कैसे डिसाइड किया एंड आपको एंटरप्रेन्योरशिप भी परस्यू करना है, ये क्यों आपने डिसाइड? डेफिनेटली जॉब मुझे इसलिए अच्छा नहीं लगा क्योंकि जॉब में आप एक बॉक्स में बन जाते हो कि आपको एक टाइम है, उस टाइम तक काम करना है और फिर उसके बाद आप फ्री हो जाते हो। मतलब एक सैलरी के लिए काम करना है, मतलब माइंडसेट होता है जनरली। मैंने एक जगह से सुना था कि सिंपल छोटी छोटी चीजें समझी, जिसमें से मुझे बहुत ऐसे बोलते हैं ना, लाइफ में हमें एक ट्रिगर पॉइंट कर जाता है कि ये बहुत अच्छा हो सकता है। मैंने सुना था कि जो भी बिलियनियर्स होते हैं उनकी माइंडसेट क्या है, वो क्या सोचते हैं? वो सोचते हैं कि मुझे आगे की 10 साल 5 साल में मेरा टर्नओवर क्या होना चाहिए, या फिर मैं कितना पैसा कमा सकता हूँ, या फिर मेरी आगे की नेक्स्ट गोल क्या होने चाहिए। वो उस हिसाब से प्लानिंग करते हैं, जो बिलियनियर्स माइंडसेट होते हैं। उसके बाद हम थोड़ा नीचे आते हैं तो रिच माइंडसेट वाले लोग होते हैं। वो क्या करते हैं कि वो ईयर का गोल सेट करते हैं, मैं एक साल में कितना काम कर सकता हूँ, या फिर मेरा एक साल का टर्नओवर क्या होगा, ऐसा उनका माइंडसेट होता है, राइट? उसके बाद उसके नीचे हम जाएंगे तो थोड़ा मिडिल क्लास फैमिली होती है। वो क्या सोचती है कि मेरा मंथली इनकम इतना आना चाहिए, मुझे एक महीने का XYZ सैलरी मिला, उसमें से मेरा लाइट बिल गया, मेरा किराना गया, या फिर जो भी एक्सपेंसेस है, बच्चों की ट्यूशन फीस है, व्हाटएवर जो भी है। तो मिडिल क्लास का माइंडसेट होता है कि वो मंथली बेसिस पे, या फिर वो ही सोचता है। उसके थोड़ा नीचे और आएंगे हम, पुअर माइंडसेट होता है। वो लोग क्या करते हैं, वीकली होता है, जैसे हम देखते हैं कि जो एक हफ्ता भर पूरा काम करते हैं और उसमें से एक हफ्ता में से जो भी पैसा आएगा उसके ऊपर उनका एक वीक निकल जाता है नॉर्मली। और उसके और नीचे आएंगे जिसको हम देखते हैं कि जो रास्ते के ऊपर कुछ पैसे मांगते हैं, या फिर हम जो लोग देखते हैं उनको सिर्फ उनका डे का माइंडसेट है कि मुझे हर 2 टाइम का खाना मिलना चाहिए। मतलब ये सब खेल किसके ऊपर है? इट्स नॉट अबाउट मनी, इट्स अबाउट योर माइंडसेट। अगर आपका माइंडसेट रिचनेस या फिर बिलियंस जैसे रहेगा तो डेफिनेटली आपकी सोच, आपकी सराउंडिंग और आपके आसपास के लोग आपको वही मिलेंगे और आपको उसी दिशा में लेके जाएंगे। सो आपका जो ड्रीम है, लाइक यू वांट टू चेज मिलियंस बिलियंस, ऑफ कोर्स ये सभी लोगों का ड्रीम, यहाँ पे जितने भी लोग हैं वो होगा ही वो, तो ये आपको फाइनेंशियल सेक्टर में अचीव होगा, ये कन्विक्शन कैसे आया? डेफिनेटली, क्योंकि जब मैं इस फील्ड के अंदर आई थी तो सबसे इम्पोर्टेंट लोग क्या सोचते हैं कि अगर मुझे कोई एंटरप्रेन्योर बनना है तो मेरे पास एक कैपिटल होना ज़रूरी है, मेरे पास इतना मनी होगा तो मैं ये कर पाऊँगा। ये फील्ड ऐसा था जिसके ऊपर सिर्फ नॉलेज, आपका प्रिपरेशन और आपका इंटेंट, ये 3 चीज़ें अगर है, आपको यहाँ पे पैसे लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने अपनी स्किल्स के ऊपर काम किया और उस स्किल को एक्चुअली वही स्किल आपका
कैपिटल है ओके और उसको आपको राइट वे में यूटिलाइज करना आया तो आपको वो कैपिटल की जरूरत नहीं है, जो मनी कैपिटल की जरूरत नहीं है। ओके तो वो चीज़ मुझे समझ में आई क्योंकि मेरे पास बिजनेस स्टार्ट करने के लिए मनी नहीं था। फिर मैंने अपनी कैपेबिलिटी, अपने पास हुआ पोटेंशियल क्या है, मैं क्या कर सकती हूँ, उसको थोड़ा आइडेंटिफाई करके अपनी चीज़ें स्टार्ट करें। ओके तो ऑफ कोर्स फाइनेंशियल इंडस्ट्री में आना है किसी को भी, जो भी ऑडियंस है, जिनको भी कंसल्टेंट, इसमें एडवाइजर, एजेंट्स तरीके से आना है, तो नॉलेज की जरूरत है। फाइनेंशियल इंडस्ट्री क्या क्या प्रोडक्ट्स है, क्या नहीं, तो आपने ये नॉलेज कैसे समझा, कैसे सीखा, एंड आप ऑडियंस को क्या बोलोगे कि वो इसमें इंडस्ट्री में कैसे आ सकते हैं, क्या क्या नेसेसरी नॉलेज है, स्किल सेट्स है? राइट। क्या होता है, जैसे मैंने बोला कि आपको नॉलेज होना चाहिए। अगर आपको कोई फील्ड आप जो भी चाहते हो, जैसे एग्जांपल लीजिए इंश्योरेंस की बात कर रहे हैं, अगर इंश्योरेंस में आपको आना है तो आपको इंश्योरेंस का बेस पता होना चाहिए। इंश्योरेंस को जो रेगुलेट करने वाली चीज़ होती है वो होता है IRDA, इंश्योरेंस रेगुलेटरी गवर्नमेंट अथॉरिटी। ओके जैसे बैंक को कंट्रोल करता है आरबीआई। RBI, वैसे इंश्योरेंस को कंट्रोल करता है IRDA। तो IRDA को समझना जरूरी है। उसके बाद बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनीज है जो लाइफ में भी काम करती है, हेल्थ में भी काम करती है और जनरल में भी काम करती है। राइट। उसमें से भी आपको कुछ चीजें आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी। ऐसा इसका मतलब ये नहीं कि आपके पास इंश्योरेंस सारे तो आपको सारी जगह पे काम करना है, नॉट नेसेसरी। आपको प्रोडक्ट स्टडी होना चाहिए, आपको कंपनी के प्रोडक्ट्स और उसके फीचर्स के बारे में पता भी होना चाहिए, सर्विसेज किस तरह से है वो पता होनी चाहिए। आपने एक बार स्टडी करना स्टार्ट किया, इन्वॉल्व हुए उसके अंदर, तो डेफिनेटली आपको कस्टमर को प्रॉपर सॉल्यूशन देने के लिए भी इजी हो जाएगा। अगर कोई इंश्योरेंस इंडस्ट्री में आना चाहता है तो स्पेशली उस पर्सन का, जैसे मैंने बोला इंटेंट, मेरा इंटेंट कभी पैसा कमाना नहीं रहा, मेरा इंटेंट हमेशा सिक्योरिटी प्रोवाइड करना रहा। अगर आप हो तो मैं आपकी पहले फैक्ट फाइंडिंग करूंगी, आपकी ज़रूरत क्या है, आपका इनकम क्या है, आपकी एज। जैसे एग्जांपल बोलूंगी कि अगर मेरी एज आज 35 है तो मेरा आज मिनिमम हेल्थ इंश्योरेंस क्या होना चाहिए, ओके तो मैं बोलूंगी कि 50 लाख रुपए। कोई बोलेगा क्या ज़रूरत है, डेफिनेटली ज़रूरत है, क्योंकि आज मैं हेल्दी हूँ, आगे चल के मुझे कुछ होता है तो मुझे कोई भी इंश्योरेंस कंपनी मेरा सम एश्योर्ड जो है, कवर है, जो बढ़ा के नहीं देगी। राइट। लोग आज के बारे में सोच रहे हैं, मैं फ्यूचर के बारे में सोच रहा हूँ, क्योंकि इंश्योरेंस ऐसी चीज है वो आज के लिए नहीं ली जाती है। फ्यूचरिस्टिक गोल, आपकी एज की लाइफ एक्सपेक्टेंसी को देखते हुए आपको लेना चाहिए। ओके सो अभी फाइनेंशियल सेक्टर भी काफी बड़ा है, राइट। इंश्योरेंस है, मतलब इंश्योरेंस में भी हेल्थ इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस, प्रॉपर्टी इंश्योरेंस, कार इंश्योरेंस, फिर अपार्ट फ्रॉम दैट इसमें टर्म प्लान आ गया, फिर और भी कुछ प्रोडक्ट्स है कि जो जिसमें इन्वेस्टमेंट करके आपको रिटर्न्स मिल सकते हैं, वैसे भी कुछ प्लान्स Right. होते हैं, फिर म्यूचुअल फंड्स है, तो इट्स अ वेरी ब्रॉड टर्म Definitely. फाइनेंशियल इंडस्ट्री। तो एक तो आप सबसे पहले तो इसमें क्या क्या अलग अलग ऑप्शंस है ये आप थोड़ा गाइड कीजिए, एंड आपको जिसको आना है तो शुरुआत किसी एक से शुरू करना चाहिए, किसी एक में डोमिनेंट होना चाहिए, बहुत नॉलेज होना चाहिए। तो आपने कौन से एक सेक्टर से किया, तो वो भी जरा बताइए। मेरी लाइफ की शुरुआत हुई थी तब तो मैं, जैसे मैंने बोला कि मैं तो अननोन थी, मतलब मुझे इतना कुछ नॉलेज नहीं था उस फील्ड के बारे में। जब मैंने स्टार्ट किया तो मैंने ट्रेनिंग लेना स्टार्ट किया, मतलब मुझे ट्रेनिंग में बहुत इंटरेस्ट रहा हमेशा, प्रोडक्ट नॉलेज हर चीज़ का। और ऐसा नहीं, अगर आपने मुझे बताया तो मैं उसको वेरीफाई भी करूँगी जाकर, है ना। तो मेरा थोड़ा स्टडी ओरिएंटेड माइंडसेट रहा, क्योंकि जैसे मैंने बोला कि मैं PhD भी खुद कर रही थी, इवन मेरा रिसर्च माइंडसेट एक नेचर रहा, तो वो नेचर मेरे लिए वो आज काम आया। जैसे बोलते हैं ना, मैं आज भी खुद को बहुत ब्लेस फील करती हूँ कि बिकॉज ऑफ दैट रिसर्च माइंडसेट आज मैं यहाँ पर हूँ, मतलब मैं जो भी कर पा रही हूँ, क्योंकि मुझे बोर नहीं होता। अगर कोई बोलेगा तो योगी तब मैं रात के 12 बजे तक भी काम कर सकती हूँ, अगर कुछ काम करने वाला डिटेलिंग में मुझे वर्क करना है तो मैं उतना कर सकती हूँ। तो वो इंटरेस्ट पार्ट है और मुझे वो अच्छा लगता है, इसलिए मैं अच्छा सेल भी कर पाती हूँ, या फिर लोगों तक जो अप्रोच राइट वे में पहुँचाना है वो भी हम कर पाते हैं। जैसे आपने बोला कि लोगों को कैसे डिसाइड करना है कि उनको क्या काम करना चाहिए, डेफिनेटली इंश्योरेंस इंडस्ट्री ऐसा है कि जहाँ पर आपको इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है, बल्कि वहाँ पे नॉलेज देके आपको कस्टमर को प्रॉपर गाइडेंस करके, अगर आपने एक अच्छा फाइनेंशियल पोर्टफोलियो, जैसे आप एग्जांपल लीजिए, अगर आपका इंश्योरेंस मेरे पास है तो आप मेरे से हेल्थ भी लोगे, लाइफ इंश्योरेंस भी लोगे,
अगर आपको म्यूचुअल फंड की जरूरत है म्यूचुअल फंड भी लोगे, आपके पास व्हीकल भी होगा आप व्हीकल भी लोगे, आपका प्रॉपर्टी इंश्योरेंस होगा तो आप प्रॉपर्टी इंश्योरेंस भी लोगे। तो उस पर्सन को सारी चीजों की जरूरत होती है, तो उसके पास एक राइट पर्सन भी पहुंचना चाहिए। आज आप मेरे ऊपर ट्रस्ट क्यों कर रहे हो? क्योंकि आप मुझे 10-15 साल से देख रहे हो, क्योंकि मैं 10-15 साल से उसमें कंसिस्टेंटली काम भी कर रही हूँ। आपने अगर एंट्री करनी है तो आप पहले डिसाइड कर लो कि आपको इसमें फुल फ्लेज काम करना है, तभी आप इस इंडस्ट्री में एंट्री करो। क्योंकि इसका एक ड्रॉबैक भी है, कैसा कि आज आप इंश्योरेंस इंडस्ट्री में एंट्री करते हो, आपने XYZ क्लाइंट आपके पास आ जाते हैं, जैसे 10, 20, 15, 100 क्लाइंट हो गए, आगे चल के आपका इंटरेस्ट कम हो गया उस फील्ड के अंदर का, आप एग्जिट हो जाते हो, उस कस्टमर को सर्विस कौन देगा? वो कस्टमर और कंपनी बीच में, वो कस्टमर को कुछ पता ही नहीं होता, क्योंकि उसने तो मुझे देख के या फिर उस पर्सन को देख के पॉलिसी लिया होता है या फिर इंश्योरेंस निकाला होता है, वो पर्सन किसको देखेगा? इसलिए अगर सच में इसमें काम करना है तो आपको फिर फुल फ्लेज एंट्री करना चाहिए, ये मेरा सजेशन रहेगा। राइट, तो अभी इतने सारे प्रोडक्ट्स है, सबका नॉलेज तो शुरुआत में लेना मुश्किल है, डेफिनेटली। तो आप क्या सजेस्ट करोगे? कोई एक लेट्स से हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ उससे शुरू करें, क्या कस्टमर का ऐसा रिक्वायरमेंट है कि आप सभी चीजें मुझे प्रोवाइड करो? क्या ऐसा स्टार्टिंग पॉइंट कैसा होगा? स्टार्टिंग पॉइंट तो मैं बोलूंगी खुद का ओन ही होना चाहिए। एग्जांपल लीजिए, अगर मैं आज नई अच्छा। हुई इंश्योरेंस के अंदर, तो मुझे मेरी खुद की फाइटिंग करना आना चाहिए। ओके, मेरी हेल्थ का कवर क्या है, मेरा लाइफ का कवर क्या है, मेरे म्यूचुअल फंड्स क्या है, या फिर मेरा इन्वेस्टमेंट क्या होना चाहिए। डेफिनेटली आई विल नॉट सजेस्ट टू एनीवन कि इंश्योरेंस में आपको इन्वेस्टमेंट को देखना चाहिए, डेफिनेटली नॉट। हाँ, इंश्योरेंस को आपको इंश्योरेंस की वे से ही देखना चाहिए। रीजन ये है क्योंकि इंश्योरेंस है ना, वो इन्वेस्टमेंट नहीं हो सकता है। लोग कभी कभी उसको इन्वेस्टमेंट के एंगल से देखते हैं, इन्वेस्टमेंट नहीं है वो एक इंश्योरेंस है। अगर आप एग्जांपल लीजिए, आपने हेल्थ इंश्योरेंस में कुछ XYZ प्रीमियम पे किया है, तो आपने उसको रिटर्न के एंगल से मत देखो, वो रिटर्न तभी आएगा जब आप हॉस्पिटल में जाने वाले हो। या फिर टर्म इंश्योरेंस लेते हो तो टर्म इंश्योरेंस में ऐसे है कि जब कुछ होने वाला है तभी उस नॉमिनी को उसका बेनिफिट मिलना। दिस इज नॉट अ रिटर्न पॉलिसी, करेक्ट, है ना? तो ये दो चीजें इंपॉर्टेंट होती है इंश्योरेंस के अंदर, वही करना चाहिए। कुछ लोग इन्वेस्टमेंट भी करते हैं इंश्योरेंस के अंदर, जो थोड़ा सा मैं उसको मतलब मुझे नहीं अच्छा लगता कि आप इंश्योरेंस के एंगल से उसको देखो, क्योंकि अगर इन्वेस्टमेंट नहीं करना तो फिर आपको म्यूचुअल फंड्स अच्छे हैं, आपको शेयर्स में आप इन्वेस्ट कर सकते हो, लैंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हो, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकते हो, वो एंगल इंपॉर्टेंट है। ओके, तो राइट वे से काम करना ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। तो जो भी कंसल्टेंट इसमें आना चाहता है, सो इनिशियली वो कुछ 1-2 प्रोडक्ट्स, आई थिंक वो खुद पहले कन्विक्शन होना चाहिए खुद को क्या करना है यार, फिर वो हाँ। खुद सिंगल पर्सन खुद के लिए भी अपनी प्लानिंग करे ना। अगर मैं खुद की बराबर। प्लानिंग ही नहीं करती, मैं आपकी क्या प्लानिंग कर सकती हूँ ना? अच्छा, तो पहले आप खुद का प्लानिंग करो, फिर आप सामने वाले का प्लानिंग करो। ओके, तो सो करेक्ट, सो खुद का पूरा प्लानिंग हो जाए एंड देन ही कैन स्टार्ट ऑफरिंग क्योंकि टू खुद का अदर्स। प्लानिंग से उसके साथ इमोशन कनेक्टेड है ना। हम हमारे लिए खुद के राइट डिसीजन ही लेंगे ना, क्योंकि मुझे कुछ करना है तो मैं खुद सब कुछ पढ़ के सब कुछ करूंगी, मैं तो ब्लाइंडली कुछ नहीं करूंगी ना। राइट, जब आप करोगे तो उससे आप लर्निंग भी करोगे, सीखोगे भी, और आप दूसरे को बता भी सकते हो कि भाई ये देखो मैंने किया है, तो ये आप भी कर सकते ओके। सो अभी नेक्स्ट ये कि बहुत से लोग इस इंडस्ट्री में आते हैं तो वो पार्ट टाइम के हिसाब से सोचते हैं, हो। राइट, राइट, कि मैं चलो मेरा ऑनगोइंग जॉब है बट मैं इसमें एडिशनल इनकम सोर्स कमा सकता हूँ, मेरा कोई ऑनगोइंग बिजनेस है मैं इसमें कर सकता हूँ। तो इन लोगों के लिए आपका क्या सजेशन है? सो दे शुड उन लोगों ने इवेंचुअली फुल टाइम स्विच करना चाहिए, क्या वो शुरुआत पार्ट टाइम से करना चाहिए? डेफिनेटली पार्ट टाइम भी स्टार्ट किया तो दिक्कत नहीं है, जैसे मैंने बोला। बट हाँ, हम दोनों चीज़ों को जस्टिफाई कर पा रहे हैं कि वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंश्योरेंस में ऐसी चीज़ें होती है कि बहुत सारे मॉडिफिकेशंस आते हैं, बहुत सारे अपडेट्स होते हैं, क्योंकि आप तो डेली बेसिस पे स्टडी नहीं करने वाले हो, कुछ प्रॉब्लम्स होगी तो आप मुझे पूछने वाले हो ना, तो मुझे भी उसके आंसर्स पता होने चाहिए। इसलिए मेरा हमेशा फोकस ये रहेगा कि आप अगर पार्ट टाइम भी काम करते हो तो आपको वो हर चीज पता होनी चाहिए जो चेंजेस हो रही है, राइट, यानी कि आप उसको क्लाइंट तक वो चीजें राइट वे से पहुंचा सको। राइट। एंड और एक परसेप्शन ये है, मैंने बहुत से लोगों से सुना है कि लोगों को है ना ये इंडस्ट्री इज लाइक एजेंट, ये मेरे पीछे लगेगा, ये मुझे कोई पॉलिसी बेचेगा, कुछ तो भी माल चिपका रहा है, ऐसे तरीके से लोग एटीट्यूड का वो भी है, ये इशू है। तो बहुत से लोग इस इंडस्ट्री में अगर एज अ कंसल्टेंट भी आना चाहते हैं
तो वो एक अपना सोशल इमेज का भी सोचते हैं कि हाउ पीपल विल Think मेरे about साथ us, हाँ right. थिंक अबाउट मी कि यार हाँ ये कुछ इंश्योरेंस का एजेंट है। तो ये परसेप्शन आपने कैसे चेंज किया आप, और वो आप लोगों को कैसे सलाह दोगे कि आप इसमें आना चाहते हो तो आप ये लोग क्या सोचेंगे इसके बारे में आपको सोचने की जरूरत नहीं, ये आपने उसमें कन्विक्शन होना चाहिए। तो ये जरा पॉइंट एलिबरेट। मैं बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने, क्योंकि ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। जैसे आपने बोला लोग ऐसा क्यों बोलते हैं, इसके पीछे के रीजंस बताती हूँ। जैसे मैंने बोला कि राइट कंसल्टेंट भी चूज करना आपको आना चाहिए, है ना, कि किससे मुझे क्या करवाना है वो भी आपको पता होना चाहिए। होता है कि कुछ लोग क्या करते हैं, मेरी माँ बहन भाई मेरा फ्रेंड XYZ रिलेटिव इससे मुझे करवाना है, भले वो उसमें फुल फ्लेज हो नहीं हो, उसको नॉलेज है, डजंट मैटर, उनको मैटर नहीं करता। इवन होता क्या है, एग्जाम्पल बताते हो, जैसे एग्जाम्पल हम लेंगे हेल्थ इंश्योरेंस का। हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी निकालते टाइम पे आपको आपकी हेल्थ की कोई भी पैरामीटर्स में कोई भी हेल्थ इश्यूज हो तो आपको इंश्योरेंस कंपनी को वो डिटेल देना चाहिए। अगर आप नहीं देते हो तो आगे चल के क्लेम अगर आता है तो नॉन डिस्क्लोजर के बेसिस के ऊपर आपका क्लेम डिनाई किया जाता है। तब वो क्लाइंट क्या करेगा, उस एजेंट को खराब बोलेगा या कंपनी को खराब बोलेगा। ये एजेंट खराब और कंपनी खराब कभी नहीं है, ये लोगों ने किया हुआ है। उन एजेंट्स, ऐसे एजेंट्स है मार्केट्स के अंदर जो ऐसे काम भी करते हैं। कभी भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सबको बताना चाहूंगी मैं, हेल्थ इंश्योरेंस निकालते टाइम पे अगर कोई भी एजेंट आपको आके ये बोलता है कि आपको कोई हेल्थ इश्यूज है, आप कंपनी को मत बताना, आप रेड अलर्ट में चले जाओ, आप समझ लो आपको धोखा है यहाँ पर, मतलब आपकी पॉलिसी को धोखा है समझ लो। क्योंकि वो एजेंट आगे चल के रहेगा नहीं रहेगा, कहाँ गायब हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। और आपकी पॉलिसी और कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट रहेगा, उस बेसिस पे डिक्लाइन जो होने वाला है कस्टमर का पैसा जाएगा और हैरेसमेंट भी क्लाइंट को होने वाला है। तो राइट, मैंने जैसे बोला राइट पर्सन तक रीच आउट करना भी जरूरी है। तो हमें भी इवन पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स भी आते हैं आफ्टर पॉलिसी के बाद, उसको भी रीड करना आना चाहिए। कुछ क्लॉजेस होते हैं उसके अंदर, वो भी देखना चाहिए। थोड़ा सा हमें भी अवेयरनेस की जरूरत है, राइट, स्पेशली क्लाइंट्स को। राइट। सो एक अगर कोई कंसल्टेंट आना चाहता है तो आई थिंक जो इम्पोर्टेंट मुझे पॉइंट समझेंगे वो ऑनेस्टी, राइट, कि पॉलिसी फिलअप करते वक्त आप सारी चीजें ट्रांसपेरेंट रखिए कंपनी के साथ एंड क्लाइंट्स के साथ। बिल्कुल। अगला है कि कस्टमर सर्विस, क्लाइंट को ऑफ कोर्स क्लेम के टाइम पे बहुत जरूरत होती है सर्विस की आपकी। तो ऐसे क्या क्या इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स है एक सक्सेसफुल कंसल्टेंट होने के लिए? डेफिनेटली अभी मैंने ऐसे भी लोग देखे जिनको इंश्योरेंस का जो प्रपोजल फॉर्म फिल करते हैं ना वो भी नहीं आता है, क्योंकि वो इतना इम्पोर्टेंट होता है, वहीं से तो सब कुछ शुरुआत होती है। प्रपोजल फॉर्म फिल करने से लेके आपके अंडरराइटिंग होने तक, आपकी पॉलिसी इशू होने तक, आपका पूरा ध्यान उस एजेंट का पूरा डिटेलिंग ध्यान उस कस्टमर के ऊपर भी होना चाहिए कि कुछ मिसिंग तो नहीं हुआ है। अगर कुछ मिस हुआ है तो आप पोस्ट अंडरराइटिंग के बेसिस पे उसको डिस्क्लोज करके उसको आप मेंशन भी करवा सकते हैं। तो एजुकेटेड एजेंट नहीं बोलूंगी मैं, कंसल्टेंट बोलूंगी, क्योंकि वो एजुकेटेड कंसल्टेंट होना बहुत जरूरी है। क्लाइंट ने ये भी देखना चाहिए कि जिससे हम करवा रहे हैं, जो भी हम कर रहे हैं, उसको वो आता भी है कि नहीं। अभी मैंने बहुत सारे लोग देखे जिनको कोटेशन भी निकालना नहीं आता है। वो डिपेंड रहेंगे तीसरे पर्सन के ऊपर, और वो तीसरा पर्सन होता है XYZ कंपनी के अंदर एम्प्लॉय, आज है आज तक डिपेंड है, वो दूसरी कंपनी में चला गया, वो क्लाइंट को उठाएगा उसी कंपनी में जाके लेके जाएगा। तो ये भी नहीं होना चाहिए। कंटिन्यूअस पॉलिसी ट्रांसफर करना, ये भी गलत डिसीजंस होते हैं। ओके। तो मतलब बहुत छोटी छोटी चीजें होती है जिसकी बेसिस पे हमारा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। अभी और एक चीज बताऊंगी, जैसे डिस्क्लोजर की बात चल रही थी कि अल्कोहल वाला पार्ट, कुछ लोग बोलते हैं कि मैं तो कभी तो भी पीता हूँ, कभी तो भी लेता हूँ, या फिर ऐसा होता है ना, कभी तो भी कोई मतलब नहीं है, आपने बताया नहीं ना कंपनी को, वो आपको बताना जरूरी है। अगर आप ओकेशनल ड्रिंक कर रहे हो तो आपको मेंशन करना जरूरी है। इवन आपको इम्पोर्टेंट चीज बताती हूँ, ड्रिंक एंड ड्राइव अगर कोई करता है, आगे चल के क्लेम आता है तो उसका क्लेम नहीं मिलेगा। तो लोग यहाँ पे क्या हो गए, अरे इस एजेंट ने तो मुझे बताया नहीं था ये चीज होती है, वो तो एकदम बिल्कुल नॉर्मली पकड़ेगा उसको कि ऐसा होता ही नहीं कुछ। क्लेम डिक्लाइन हो जाएगा तो किसको ब्लेम करेगा, एजेंट को करेगा और कंपनी को करेगा। तो ये भी चीजें है। तो कंसल्टेंट के ऐसे क्या क्या क्वालिटीज है सॉफ्ट स्किल्स में अगर बोले तो? लेट्स से क्लियर कम्युनिकेशन है,
या प्रॉम्प्ट सर्विस है, क्या क्या ऐसे आपको आपके डेली रूटीन में ऐसे क्या चीजें है कि जो आपको फेस करनी पड़ती है, बी इट फ्रॉम कंपनी पर्सपेक्टिव या बी इट फ्रॉम क्लाइंट पर्सपेक्टिव? अगर हम क्लाइंट पर्सपेक्टिव देखेंगे, जैसे आप हो, तो मैंने आपको ऐसे ही नॉर्मल क्वेश्चन किया, राम सर आपको कोई हेल्थ इश्यूज है? आप बोले कि नहीं नहीं कुछ नहीं है। बट मैं अगर थोड़ा डिटेलिंग में जाऊंगी, अच्छा आपका कभी एक्सीडेंट हुआ था क्या? हाँ वो हुआ था ना, तब हुआ था, ये प्रॉब्लम हुई थी। जब मैं क्वेश्चनिंग करूंगी ना आपको डिसीज से, पर्टिकुलर डिसीज, कभी बीपी था, कभी शुगर था, या फिर कभी कोई वायरल कोई डिसीज जिसकी वजह से आप हॉस्पिटलाइज हुए थे, या फिर कोई भी टाइप का मेडिसिन हम खाते हो, लेते हो, कभी लिया था। अगर हम ऐसे टिगर क्वेश्चन करेंगे तब क्लाइंट को शायद जो याद नहीं वो याद, अरे हाँ ये हुआ था। तो हमें क्लाइंट को क्वेश्चंस भी करने जरूरी है कि शायद वो क्लाइंट को याद नहीं हो, तो वो अभी होता है ना ऐसे नोइंगली अननोइंगली क्लाइंट से वो छुपाए भी, मतलब वो हाइड भी हो जाते हैं कि इंटेंट, मतलब होता नहीं कि मुझे छुपाना है, बट वो ध्यान में नहीं आता है। तो इससे भी वो गलतियां होती है, तो उसका भी इम्पैक्ट इंश्योरेंस पे आता है, मतलब उनकी पॉलिसी के ऊपर आता है। तो क्वेश्चनिंग राइट वे से, जो अंडरराइटिंग क्वेश्चनिंग होती है वो करना बहुत जरूरी है क्लाइंट्स को स्पेशली। एंड फ्रॉम कंपनी पर्सपेक्टिव, सपोज कोई क्लेम पास करना है तो आपको क्या क्या चीजें कंपनी के थ्रू, आपको कंपनी के साथ क्या क्या चीजें डील करनी पड़ती है? हाँ डेफिनेटली, जैसे अगर आपकी पॉलिसी प्रॉपर है, आपका स्पेसिफिक वेटिंग पीरियड्स होता है पॉलिसी के अंदर, क्लेम्स पर्सपेक्टिव अगर देखेंगे तो फर्स्ट 2 इयर्स, कुछ पॉलिसी के अंदर 1 ईयर का भी है, कुछ पॉलिसीज के अंदर 2 इयर्स का भी होता है। और अगर कोई प्री एक्सिस्टिंग हेल्थ इश्यूज है, डिपेंड ऑन पॉलिसी टू पॉलिसी, 3 साल 4 साल का भी वेटिंग पीरियड आता है। पर अभी इसमें क्या होता है कि कस्टमर को ये नॉलेज होना बहुत जरूरी है कि स्पेसिफिक डिसीजेस के अंदर, जैसे कुछ आपको इन जनरल बताना चाहूंगी कि जितने भी बॉडी के इंटरनल और एक्सटर्नल ऑर्गन्स हैं, उससे लगने वाली नॉन एक्सीडेंटल और नॉन कैंसरस सर्जरीज, वो आपकी 2 साल के वेटिंग पीरियड में जाएगा। तो क्लाइंट को ये पता होना चाहिए कि मैंने पॉलिसी आज निकाली है, फिर भी मुझे 2 साल कोई पर्टिकुलर सर्जरी के लिए वेट करना पड़ेगा। अगर मुझे आज उससे रिलेटेड कोई दिक्कत है, एग्जांपल लीजिए किसी को किडनी स्टोन का प्रॉब्लम है, आज दिक्कत है, इसका मतलब इसको 2 साल के बाद नहीं मिलेगा, क्योंकि वो प्री एग्जिस्टिंग हेल्थ इश्यूज में चला गया। तो आप उसको 3 साल या 4 साल, डिपेंड ऑन कंपनी टू कंपनी, वो वेटिंग पीरियड रहेगा। और रही कंपनी की बात, कंपनी अगर आप ट्रू हो, जो एग्रीमेंट कंपनी और कस्टमर के साथ में हुआ है, अगर आपने ट्रू इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की है, तो कोई भी कंपनी आपका क्लेम डिनाई नहीं कर सकती है बेसिस ऑन नॉन डिस्क्लोजर। अगर ऐसा कुछ है तो उसके बेसिस पे आपका कभी क्लेम डिक्लाइन नहीं होगा, अगर आपने ट्रू इन्फॉर्मेशन दी है। दूसरा, ऐसी क्लेम्स डिनाई होंगे जहां पे नॉन जस्टिफाइड एडमिशंस आएंगे, पर यहाँ पर भी क्लाइंट को डरने की जरूरत नहीं है। ऐसा भी होता है, क्लेम डिनाई हो जाता है, इसका मतलब ये नहीं कि उसका क्लेम नहीं मिलना है, ऐसा भी नहीं है। उसको वापस रिव्यू कर सकते हैं, उसको रिम्बर्समेंट में डाल सकते हैं, और उसके बावजूद भी अगर कंपनी डिनाई करती है क्लेम, तो कस्टमर के लिए एक ओपन फोरम है जो गवर्नमेंट का है, ग्रीवियंस डिपार्टमेंट होता है, वहां से भी अगर कस्टमर राइट है तो उस फाइल को हम वहां तक लेके जा सकते हैं, तो उसका क्लेम वहां से भी पास होगा। तो क्लाइंट को बिल्कुल मतलब क्लाइंट या एजेंट को भी, जो भी काम करना चाहता है, उनको डरने की जरूरत नहीं है। हाँ, मैंने जैसे बोला, हमारा जो मेन फेज है, जो स्टार्टिंग फेज है, प्रपोजल फॉर्म फिल करने से लेके उस कस्टमर की इंफॉर्मेशन लेने तक, अगर वो राइट है और उस कस्टमर को स्पेसिफिक डिसीज या फिर वेटिंग पीरियड के बारे में पता है, उसके बाद भी आगे चल के क्लेम डिक्लाइन होता है, जो होना चाहिए। तो उस बेस पे अगर कंपनी डिनाई भी करते तो भी डरने की जरूरत नहीं है, आपको ग्रीवियंस वहां पे सपोर्ट करेगी। अगला है कि अभी आपको कितने 10-15 साल हो गए, कितने 12 साल हो गए। बहुत से लोग बिजनेस में इसमें आते हैं तो विद इन 1 ईयर ही क्विट कर देते हैं, क्योंकि उनको इतना इनफ अर्निंग नहीं होता है, उतने क्लाइंट्स नहीं मिलते, फेलियर, ऑब्जेक्शंस, बहुत सारी चीजें फेस करते हैं। तो आपका थोड़ा जर्नी बताइए, मतलब राइट फ्रॉम 12 साल में, तो अभी आपका वो टर्नओवर जो है वो 10 करोड़ के आसपास पहुंचा है, बट शुरुआत आपका ऑफ कोर्स बहुत छोटे से। थोड़ा आपका जर्नी बताइए, एंड थोड़ा ये भी बताइए कि कैसे कंसिस्टेंट रहना चाहिए। डेफिनेटली, आज तो मैं सुबह से लेके शाम तक मेरे हर क्लाइंट का रिन्यूअल्स, या फिर मेरे क्लाइंट्स को कोई हेल्थ इश्यूज है, दिक्कत है, कहीं कुछ अपडेट्स करना है, क्लेम्स है, हमेशा हर 1-to-1 मेरा पर्सनलाइज असिस्टेंस रहा। और मुझे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि योगिता आप 10 लोग रखो आपके साथ, आप और मैं पता नहीं, मतलब मुझे ऐसा लगता है मैन पावर्स बढ़ेगी तो डिलीशन, कम्युनिकेशन जो गैप आता है बीच में,
वो आना स्टार्ट होता है। तो जितना पॉसिबल है मुझे खुद करना है वो मैं खुद ही करती हूँ। उसके बाद फिर मेरे ऑफिस में जो लोग हैं वो करते हैं। इसमें इम्पोर्टेंट मेरा, जैसे आपने बोला कि ये 12 साल का जर्नी कंसिस्टेंटली कैसे रहा और लोगों को ग्रोथ करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। डेफिनेटली इसमें राइट नॉलेज, राइट इंटेंट और उसी के ऊपर वापस आ रहे हैं हम कि वो होना चाहिए। अगर है तो आज अगर आप मेरे हैप्पी कस्टमर हो तो आप मुझे 10 रेफरेंस और दोगे, दिए भी है, हुआ भी है ऐसा, और ये रियल फैक्ट्स है। वही 10 कस्टमर आज मेरे फोन में उस रेफरेंस का रेफरेंस ऐसे नंबर सेव है। अच्छा क्योंकि मुझे भी याद रहता है ना कि मतलब ऐसा भी होता है। तो वही बोल रहे हो, शुरुआत हमें भले स्लो हो चलेगा बट हम कंसिस्टेंट हमेशा रहेंगे। तो आपका जर्नी, सपोज आपको कोई जैसे आपकी माइलस्टोन्स आपको याद है? फर्स्ट ईयर में कितना था, सेकंड ईयर? हाँ, मैंने स्टार्टिंग बिल्कुल मेरा 2000 आई थिंक 14 में स्टार्ट किया था। तो 30-40 हज़ार रुपए का बिजनेस आया होगा। फिर उसके बाद 1 लाख, 10 लाख, 20 लाख, ऐसे होते होते वो कब इतना बड़ा पोर्टफोलियो बन गया वो मुझे भी समझ में नहीं आया। आज भी मैं कुछ अगर बोल सकती हूँ काम से रिलेटेड हो, कुछ भी काम, जो भी काम है, सर्विस पार्ट है या कुछ भी है, उसको मैं कंप्लीट करना, पहले फिनिश करो, इसको क्लोज करो, फिर नेक्स्ट स्टार्ट करो। तो मेरा सबसे ज्यादा फोकस सर्विस ओरिएंटेड रहा। जैसे मेरा ज्यादा फोकस हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर है और टर्म इंश्योरेंस को मैं ज्यादा प्रेफर करती हूँ। तो मुझे लोग बहुत बोलते हैं तू सर्विस इंडस्ट्री में क्यों काम कर रही है ज्यादा, इसमें बहुत सर्विस देना पड़ता है। मैं बोलती हूँ यही तो मुझे देने वाली चीज है, मैं कुछ दे पा रही हूँ किसी को। हमें सिर्फ लेना तो नहीं है ना, हम जितना देना सीखेंगे तभी तो हमारे पास आएगा। तो ये थॉट है हमारा, इसलिए वो चीजें उस लेवल पे ग्रो हो रही है। और भगवान की दया बोल सकते हो, और क्या बोल सकते हैं इसमें। ऐसे क्या मोटिवेशनल फैक्टर्स है इस इंडस्ट्री में? लेट्स से ऑफ कोर्स पैसा कमा रहे हो, वो एक फैक्टर तो है ही, बट आप लोगों की लाइफ सेव कर रहे हो, उनके सैटिस्फैक्शन है। हाँ, तो ऐसे क्या क्या चीजें है जो आपको इंस्पायर करता है, मोटिवेट करता है इसमें कंटिन्यू बढ़े रहे? डेफिनेटली जैसे मैंने बोला कि हेल्थ इंश्योरेंस में सर्विस पार्ट आता है, सर्व करने को मिल रहा है मुझे ना। शायद मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं उन लोगों की जाके इतनी बड़ी हेल्प कर पाऊँ। शायद 10 लाख 20 लाख जो भी क्लेम्स आएंगे लाइफ में, उतना मैं शायद कर पाऊँ। बट हाँ, इस माध्यम के थ्रू मैं लोगों तक पहुँच पा रही हूँ या फिर मैं वो सर्व कर पा रही हूँ। और सर्व करने के बाद जो सेटिस्फैक्शन मिलता है, ब्लेसिंग्स मिलता है, वही मेरी लाइफ की एक्चुअल सक्सेस है। पैसे डजंट मैटर, मनी डजंट मैटर एक्चुअली। मनी तो ठीक है, आएगा जाएगा, वो होता रहेगा, बट जो सेटिस्फैक्शन लेके मैं काम करूँ ना, इसके लिए मुझे वही मेरा मोटिवेशन है कि मुझे वो चीज़ और ड्राइव करने के लिए फोर्स करता है। और रही बात इसमें अचीवमेंट्स क्या होते हैं, बहुत सारे इंटरनेशनल टूर्स होते हैं, ट्रिप्स होते हैं, कंपनीज लेके जाती है आपको, मतलब जो भी ट्रेनिंग्स प्लेटफॉर्म्स होते हैं आपको उसमें ट्रेनिंग्स भी मिलते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती जाएगी। अभी तो वो एक लेवल है मेरी लाइफ का कि वो खत्म हो चुका है, कि मुझे अभी उसका क्रेज नहीं, कुछ भी नहीं, बस अभी मुझे कस्टमर और उसका सेटिस्फैक्शन, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक इस इंडस्ट्री में कॉम्पिटिटर्स भी बहुत है। आई मीन कॉम्पिटिटर्स नॉट इन द सेंस कि नंबर ऑफ एजेंट्स या एडवाइजर्स, बट जो कंपनीज प्रोवाइड कर रही है, बहुत सारे हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज है, तो एक कस्टमर के लिए आज 10 ऑप्शंस हो गए। बिल्कुल। तो जो एडवाइजर है, जो कंसल्टेंट है, वो सबके साथ ऑनबोर्ड होना चाहिए या कोई एक दो कंपनीज के साथ ही उनके साथ ही जुड़े बने रहना चाहिए? क्या सजेस्ट करोगे आप? डेफिनेटली, मैंने जैसे फर्स्ट भी बोला कि आपके पास 10 ऑप्शंस होंगे तो आप फोकस नहीं कर पाओगे। आप 10 ऑप्शन की डिटेलिंग में नहीं जा पाओगे। आपको एक टॉप 2-3 कंपनीज को सिलेक्ट कर लो, जहाँ पे आपको कंपैरिजन, एक जैसे बोले टॉप 5 कैटेगरी में लेके आए मैं, तो उसको मैं सॉर्ट आउट कर सकती हूँ कि फिर मुझे क्या देना है। और रही क्लाइंट की नीड क्या है, उसको किस नीड से, क्योंकि हर एक कंपनी के अंदर हर एक प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं होता है। उस क्लाइंट की नीड क्या है, उस बेसिस पे उसको प्रोडक्ट देना चाहिए। तो वो भी इम्पोर्टेंट होता है। इसलिए जैसे आपने बोला कि 100 कंपनी है तो हमें 100 कंपनी के साथ काम करने की जरूरत नहीं है। हमें टॉप 2-3 कंपनीज को सिलेक्ट करना है और उसके साथ चलना है, क्योंकि उसमें फोकस होने की वजह से हमें सर्विस और डिटेलिंग इंटरनल जो भी होती है वो पता होती है। उसकी वजह से हम क्लाइंट को और अच्छे वजह से सर्विस भी दे सकते हैं। अभी ऑनलाइन के ज़माने में बहुत सारे पोर्टल्स भी आए जहाँ से कस्टमर डायरेक्टली जाके कंपेयर करते हैं, पॉलिसीज परचेस करते हैं।
तो एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है अभी ये, मतलब नॉट जस्ट इंश्योरेंस इंडस्ट्री बट हर एक इंडस्ट्री में एक आ गया है लोगों के पास ऑप्शन राइट कि आप डायरेक्टली ऑनलाइन जाके खरीदो। तो वो एक ऐसा परसेप्शन ये भी आ रहा है कि यार एजेंट्स की क्या जरूरत है, इसकी क्या जरूरत है। तो ऐसा आपको कोई दिखता है, ऐसा कोई कंपटीशन या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स आपको कुछ मार्केट खा रहे हैं, या जरूरी है? ऑफ कोर्स एजेंट्स, आई फील पर्सनली कि आपके साथ एडवाइजर होना जरूरी है, सही एडवाइस देगा, सही टाइम पे सर्विस देगा, ये मुझे पर्सनली लगता है। तो ऐसा आप कंपटीशन कुछ फेस कर रहे हो क्या, ऐसा कुछ दिख रहा है क्या आपको? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। जैसे हम इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं, है ना, उसके लिए हमें कौन लगता है? सी हम बीमार हो जाते हैं, हमें कौन लगता है उसके लिए? डॉक्टर। सिंपल है। अगर हम फाइल कर रहे हैं तो हमें वहाँ पे सीए चाहिए, हम बीमार हो रहे हैं तो वहाँ पे डॉक्टर चाहिए, है ना। अगर आप डॉक्टर, ऑनलाइन कंसल्टेंसी भी तो अवेलेबल होती है, हम क्यों नहीं करते? हम क्यों फिजिकली डॉक्टर के पास जाते हैं? क्या रीजन है? या फिर आईटीआर भी हम सीए के पास क्यों देते हैं? हम खुद क्यों नहीं फाइल करते हैं? राइट। वो भी तो हम कर ही सकते हैं, वो तो हमारा भी खुद का राइट है, हम भी खुद फाइल कर सकते हैं ना, क्यों नहीं करते हैं? अब हुआ क्या है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अवेलेबल है, उसके लिए कोई डाउट नहीं है। बट अगर आप सच में उतने कैपेबल हो उस टर्मिनोलॉजी को समझने के लिए, उस कंसेप्ट को समझने के, उस फीचर्स को समझने के लिए, डेफिनेटली यू कैन गो टू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एज अ कस्टमर। अगर उसको वो समझ में आ रहा है तो ओके। आगे चल के सर्विस पार्ट भी खुद ही करना चाहता है, राइट जैसे मैंने बोला उसको सब कुछ उसको ही करना है, तो डेफिनेटली आप करो। राइट। अगर आपको पता है कि आपकी कैपेबिलिटी वो नहीं है तो जिसका काम उसी को करने दो ना, फिर उसके लिए आपको ये सब चीजें करने की जरूरत क्या है? प्लेटफॉर्म तो सब अवेलेबल है, वहां पे आपको शायद थोड़ा डिस्काउंट भी मिल जाएगा, बट लोगों की इंटेंट क्या हो गई, इसको नहीं कमाने देना है मुझे, ये भी है। अगर इससे 5% इसको एक्स्ट्रा मिला तो शायद मेरा 5% बचेगा। अरे भी तेरे 5% बचने के चक्कर में तेरे आगे की लाइफ की सर्विस पार्ट भी तो देख कि इंश्योरेंस इज रिलेटेड टू सर्विसेज, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये इंडस्ट्री में कुछ स्कैम्स भी हुए, राइट? मतलब अभी मैंने लास्ट टाइम न्यूज़पेपर में पढ़ा कि खुद का फेक डेथ क्लेम करके टर्म इंश्योरेंस करवा लिया, मतलब टर्म प्लान का वो पैसे मिलवा लिए। या हेल्थ इंश्योरेंस में भी कुछ ऐसे हॉस्पिटल फेक क्लेम करते हैं, एडिशनल बिल्स करते हैं, तो इससे थोड़ा इंडस्ट्री भी ये थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहा है। तो Definitely. इस पे जरा बताइए। जैसे आपने अभी बोला हॉस्पिटल फेक क्लेम करते हैं, बहुत सारे जगह पे ऐसा भी होता है जहाँ पे फेक क्लेम्स भी होते हैं। हमारे भी कभी कभी नोटिस में आते हैं तो हम लोग भी कंपनीज को इन्फॉर्म भी करते हैं कि ऐसी चीजें हैं। तो वही हुआ, इंटेंट राइट नहीं है। अभी एग्जांपल बताती हूँ। अभी XYZ हॉस्पिटल में कोई पेशेंट जाता है, अभी मेरा रिसेंट एग्जांपल बता रही हूँ आपको। उस पेशेंट बहुत सीरियस है, ऐसे मेरे ऊपर वो हावी किया गया कि ऐसा है वैसा है, बट जब मैं उस हॉस्पिटल में विजिट किया और पता चलता है कि वहाँ पे पेशेंट नहीं है। अच्छा। तो ऐसा भी होता है, मतलब और वही पेशेंट बाद में हावी भी होता है, मेरा क्लेम नहीं मिला, मतलब वो फिर देखो किसी को निगेटिव का भी कुछ करना है तो वो निगेटिव वैसे देखेगा, बराबर। बट हमें उसके ऊपर नहीं जाना, हमें फैक्ट्स फाइंडिंग के ऊपर जाना है, फैक्ट्स क्या है उसके बेसिस पे काम करना है। और बहुत सारी कंपनीज है, कुछ हॉस्पिटल्स को ब्लैकलिस्ट भी कर दिया है कि ऐसे हॉस्पिटल जिनको मिलते हैं वहाँ पे उनको ब्लैकलिस्ट भी किया गया है। तो कस्टमर ने ये भी ध्यान रखना है कि अगर ऐसे कोई ब्लैकलिस्ट हॉस्पिटल है, जब आप जा रहे हो तो हमें उस पर्टिकुलर इंश्योरेंस कंपनी का जो भी इंश्योरेंस होगा आपका, वो ब्लैकलिस्ट तो नहीं है हॉस्पिटल रिसेंटली, वो आपको एडवाइजर से चेक करना चाहिए। अगर आपने ऑनलाइन लिया, आप कैपेबल हो तो आपको जाके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे भी वो चेक करना चाहिए। अगर आप वहाँ पे एडमिट होते तो आपको क्लेम नहीं मिलेगा। और रही बात टर्म इंश्योरेंस की, आपने जो बोला कि बहुत सारे लोग डेथ क्लेम करते हैं, ऐसा होता है। कभी कभी कंपनियां उनको पैसे भी दे देती, बाद में पता चलता है तो उनके थ्रू रिकवरी भी होती है। और ऐसे ही लोगों को मतलब स्कैम और वहाँ पे बाय डिफॉल्ट तो बहुत सारे क्राइम्स है, हर फील्ड में हम देखेंगे तो क्राइम्स तो होने वाले हैं। सो अभी आई थिंक हमने पूरा जर्नी कवर कर लिया है। अभी हम थोड़ा जानेंगे कि इसमें फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज क्या है। अभी हम देख रहे हैं कि इंडिया पर्सपेक्टिव पे सोचे तो अवेयरनेस हो रहा है, लोग हेल्थ इंश्योरेंस ज़्यादा से ज़्यादा निकाल रहे हैं, लोगों को अभी समझ रहा है कि हाँ ये ज़रूरी चीज़ है, ये एक एड ऑन नहीं है बट ये नेसेसिटी है। तो ऑफ कोर्स उतना ही फिर कंपनीज का ग्रो करेंगी एंड उनके साथ जो उनके कंसल्टेंट्स, एजेंट्स, एडवाइजर्स जुड़े वो भी जुड़ेंगे। तो आपको इसमें क्या फ्यूचर पोटेंशियल दिख रहा है इस इंडस्ट्री में? कहाँ तक ग्रो कर सकते हैं, कौन से लेवल तक लोग जा सकते हैं,
एंड अभी भी इज इट अ गुड टाइम टू एंटर? अगर मैं कुछ एरिया वाइज बात करूँ, जैसे हम एग्जांपल लेते हैं कि हम नासिक एरिया की बात करते हैं कि नासिक में अगर 1 लाख लोग हैं, एग्जांपल बोल रही हूँ, 1 लाख में से कितने लोग होंगे जो प्रोटेक्टेड हैं इंश्योरेंस को लेके? तो शायद आपको 10 लाख भी नहीं मिलेंगे। तो 90% अपॉर्चुनिटीज हैं कि जो हम ग्रैब कर सकते हैं, उन लोगों तक Okay. पहुंच सकते हैं, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है, बहुत सारे लोगों को तो पता ही नहीं है। जब वो हॉस्पिटल में पहुंचते हैं तब उनको पूछा जाता है कि आपका मेडिक्लेम इंश्योरेंस है क्या, तब पता चलता है कि मेडिक्लेम इंश्योरेंस में ऐसी कोई कंसेप्ट होती है। तो ये बहुत बड़ा मार्केट है। जैसे हम बाहर के कंट्रीज में ट्रैवल करते हैं, हमने ये भी ऑब्जर्व किया कि वहाँ के एवरी सिंगल पर्सन का इंश्योरेंस मैंडेटरी है। राइट। वैसे हमारे इंडिया में वो अभी तक मैंडेटरी वाली चीज अभी तक आई नहीं है, इसकी वजह से वो उतना ये नहीं है। बट हाँ, आप जो अगर स्कोप की बात करोगे तो 10 आउट ऑफ 90 वाला पार्ट अभी भी मार्केट पूरा ओपन है। तो हम वहाँ तक ये कंसल्टेंट अगर मिल जाते हैं, और राइट कंसल्टेंट होने मार्केट की बहुत अच्छी नीड है। अगर राइट लोग अगर मार्केट को मिलते हैं, इंश्योरेंस इंडस्ट्री को मिलते हैं, तो डेफिनेटली इंश्योरेंस भी ग्रो होगा और कस्टमर भी सिक्योर रहेगा। वाओ, आई मीन 90% अभी तक बाकी है मार्केट, या एंड ग्रामीण में, रूरल में जाओगे तो वहाँ पे तो और ज्यादा है। और बड़ा मार्केट आपको मिलेगा। 95% 99% मिल सकता है। सो काफी बड़ा इसमें प्रॉमिसिंग इंडस्ट्री है। मुझे लगा था कि अभी थोड़ा मार्केट सैचुरेटेड हो गया होगा, बट अभी भी बहुत स्कोप है इस इंडिया में इसमें आपको ग्रो करने के लिए। ये अगर आप बोलोगे, कोविड के बाद बहुत सारे लोगों के अंदर अवेयरनेस आई है मेडिक्लेम इंश्योरेंस को लेके स्पेशली, तो वो समझ है, अभी थोड़ा समझ में आ रहा है। जैसे हम रूरल एरियाज की बात करें, सिटी में देखेंगे तो थोड़ा अच्छा मिलेगा, बट रूरल एरियाज में बहुत ज्यादा अभी भी गैप है, वो फील करने की जरूरत है। और अगर ये रूरल एरिया, मुझे लगता है अगर हर एक पर्सन इंश्योर हो जाता है ना, अगर उसकी लाइफ में कोई भी हॉस्पिटल से रिलेटेड या फिर कोई डेथ क्लेम आते हैं, तो वो पर्सन रिवर्स नहीं जाएगा। जो गरीबी हम देखते हैं वो नहीं होगा, वो मेंटेन कर पाएगा उस लाइफस्टाइल को। तो अगर हमें इस चीज को और अच्छे से मेंटेन करके रखना है तो हर एक का इंश्योरेंस होना चाहिए, वो बहुत जरूरी है। ग्रेट। So yes, thank you so much योगिता for joining us today's podcast. Thank you बहुत so अच्छा much. आपने गाइड किया, इस इंडस्ट्री के बारे में गाइड किया, अपॉर्चुनिटीज बताए, क्या प्रॉब्लम्स है, एंड ऑफ कोर्स आपका पर्सनल जर्नी फ्रॉम अ विलेज गर्ल टू अ टर्नओवर ऑफ 10 crore plus and traveling many countries. Right. So बहुत इंस्पायरिंग है। आई होप कि आप अभी आपको वापस एक बार बुलाए जब आपका टर्नओवर 100 करोड़ के ऊपर हो जाए एंड और पूरे 100 कंट्रीज भी आपके हो जाए। सो विल वेलकम यू अगेन। सो थैंक यू ऑल द व्यूअर्स, एंड इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको इस तरीके से आपका और भी कंटेंट, आपको और भी हम स्पीकर्स बुलाएंगे, एंड जरूर आप इस इंडस्ट्री में आइए, फाइनेंशियल इंडस्ट्री में, अगर आपको एक एंटरप्रेन्योर बनना है, इसमें बिजनेस शुरू करना है। थैंक यू।